आज हम 20 डार्क साइकोलॉजी ट्रिक के बारे में जानेंगे जिसका यूज करके आपको कंट्रोल किया जाता है। जितनी भी ट्रिक्स है वो डार्क ट्रायड के नार्सिसिज्म, मैकियावेलियनिज्म, साइकोपैथी लोग यूज करते हैं, इसलिए ये वीडियो डार्क होने वाली है। इन ट्रिक की हेल्प से आप लोगों को कंट्रोल कर सकते हो और अपना बचाव कर सकते हो। और अगर तुम्हें लगता है दुनिया अच्छी है तो तुम इस वीडियो को यही स्किप कर सकते हो। अंधेरा कभी केवल रात तक सीमित नहीं रहता। यह हमारी सोच, हमारे दिल और हमारे रिश्तों में भी छुपा होता है। जब इंसान अपने सबसे भीषण पक्ष को जगाता है तो वह खेल जो हम सामान्य व्यवहार समझते हैं वो बदल जाता है एक खतरनाक जाल में। ये 20 डार्क साइकोलॉजी ट्रिक्स जो मासूमियत के पीछे छुपी हुई चालाकियों से भरी है, वो न केवल दिमाग को भ्रमित करती है बल्कि आत्मा को भी चीरती है। अगर तुम समझना चाहते हो कि कैसे ये मनोवैज्ञानिक हथकंडे तुम्हें मन और दिल दोनों से पकड़ते हैं तो इस सफर के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि यह सिर्फ ज्ञान नहीं, ये एक चेतावनी है उन ताकतों के बारे में जो तुम्हारे भीतर के अंधेरे को हावी कर सकती है। लेकिन आज हम सिर्फ 10 डार्क साइकोलॉजी ट्रिक समझेंगे। ये वीडियो का पार्ट 1 होगा। इसका रीजन है कि मैं जो स्क्रिप्ट लिखी है वो 50 मिनट की वीडियो बना रही है, क्योंकि मैंने हर एक पॉइंट को फुल एक्सप्लेन किया है, जिसकी वजह से मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट में विभाजित कर दिया है। तो चलिए चलते हैं लूसीफर की दुनिया में। रात की तरह गहरा वो प्यार था जो पहली नजर में ही सब कुछ निगल गया था। उसने कहा, तुम मेरी दुनिया हो, लेकिन हकीकत में वो बस मेरी दुनिया हड़प रहा था। ये कहानी है उस खतरनाक खेल की जिसे मनोविज्ञान की भाषा में कहते हैं लव बॉम्बिंग से इमोशनल स्टारवेशन तक। प्यार नहीं था, जाल था। उसने मुझे देखा जैसे मैं कोई टूटता तारा हूँ और उसने मुझे अपनी बाहों में समेट लिया। हर सुबह उसकी गुड मॉर्निंग प्रिंसेस, हर रात उसकी आई मिस यू टू मून एंड बैक, हर वादा, हर फूल, हर प्यारी बात एक जहर में डूबी गोली थी। लव बॉम्बिंग एक ऐसा हमला जो फूलों की तरह गिरता है लेकिन भीतर से खंजर की तरह चीरता है। वो मेरी पसंद का हर गाना सुनता, मेरी हर बात में दिलचस्पी दिखाता। मैंने सोचा ये असली प्यार है। नहीं, ये एक मास्क था, क्योंकि असली जादूगर पहले लोगों को हंसाता है, फिर उनका ध्यान भटकाकर जेब काटता है। फिर एक दिन सब खामोश हो गया, न कोई टेक्स्ट न कॉल, सिर्फ एक अनदेखा ब्लू टिक, जैसे मेरी सांसें किसी ब्लैक होल में गिर रही हो। इमोशनल स्टारवेशन वो पल जब आपको इमोशनल ऑक्सीजन की जरूरत हो लेकिन सामने वाला आपकी टंकी का नल बंद कर चुका हो। मैंने मैसेज किया, क्या हुआ? जवाब आया, मैं थोड़ा बिजी हूँ। तुम तो समझदार हो ना। वो बिजी नहीं था, वो मुझे तड़पाने में व्यस्त था। क्यों करते हैं वो ऐसा? लव बॉम्बिंग एक झूठी स्वर्ग है और इमोशनल स्टारवेशन एक सच्चा नर्क। साइकोपैथ्स, नार्सिसिस्ट्स और मैनिपुलेटर्स इस ट्रिक का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि पहले वो आपको इमोशनली एडिक्टेड करते हैं, फिर वो धीरे धीरे डोज कम कर देते हैं और आप हर आई लव यू के लिए भीख मांगने लगते हैं। ये वही खेल है जो ड्रग डीलर खेलता है। पहले सैंपल फ्री में देता है, फिर आपको आदत लगने के बाद कीमत वसूलता है। सिया एक आम लड़की थी। रोनित आया जैसे बारिश के मौसम में कोई राहत की बूंदे। पहले हफ्ते फूल डिनर डेट्स, मैंने कभी ऐसा किसी के लिए महसूस नहीं किया। दूसरे महीने कॉल्स कम, बहाने ज्यादा और सिया खुद को दोष देने लगी, क्या मैंने कुछ गलत कहा? तीसरे महीने गोस्टिंग और फिर अचानक वापसी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये इमोशनल स्टारवेशन साइकिल था। रोनित के लिए ये सिर्फ गेम था, सिया के लिए तिल तिल मरने का जहर। इसका असर ऐसा प्यार इंसान को मारता नहीं, जीते जी जिंदा लाश बना देता है। इंसान खुद पर शक करने लगता है, आत्मसम्मान चूर चूर हो जाता है और हर अगला रिश्ता संदेह से शुरू होता है। इससे कैसे बचे? तेजी से शुरू हुआ प्यार खतरे की घंटी है। जो इंसान आपको चढ़ाकर गिरा रहा है वो प्यार नहीं, शिकारी है। मोहब्बत वो होती है जो स्थिर होती है, न कि रोलर कोस्टर। नो रिस्पॉन्स इज अ रिस्पॉन्स। जो गायब होता है उसे खोजो मत। उसने मुझे प्यार नहीं किया, उसने मेरी आत्मा से खेला और अब मैं उस अंधेरे से निकला हूँ, पर जख्म अब भी सांस लेते हैं। सच जलाया गया था और मैं उसे पहचान नहीं पाया। शायद मेरी ही गलती थी, शायद मैंने ही ज्यादा रिएक्ट किया, शायद मैं ही पागल हो रहा हूँ। जब कोई इंसान बार बार खुद से ये कहने लगे तो समझ लो वो खुद नहीं बोल रहा, बल्कि उसके अंदर बैठाया गया कोई दूसरा इंसान बोल रहा है। ये कहानी है गैस लाइटिंग की, एक ऐसी मानसिक तकनीक जहाँ तुम्हारा सच तुम्हारे ही खिलाफ हथियार बना दिया जाता है। वह अजनबी जिसने मुझसे दूर किया वो मुझसे प्यार करती थी। कम से कम मैं यही सोचता था। एक दिन मैंने कहा, कल रात तुमने मुझे इग्नोर किया। मैंने महसूस किया। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम बहुत ओवरथिंक करते हो। मैंने कुछ नहीं किया, तुम हमेशा छोटी छोटी बातें बड़ा बना देते हो। उस दिन मुझे कंफ्यूजन हुआ, दूसरे दिन गिल्ट, तीसरे दिन मैंने सोचना बंद कर दिया, क्योंकि जब भी मैंने सवाल उठाया उसने मेरे दिमाग को ही सवालों के घेरे में डाल दिया। गैस लाइटिंग क्या है? गैस लाइटिंग एक ऐसी मनोवैज्ञानिक तकनीक है जिसमें इंसान का विश्वास अपने ही अनुभवों पर से उठ जाता है। ऐसा कभी हुआ ही नहीं,
तुमने गलत समझा, तुम्हारी याददाश्त खराब है। ये छोटे वाक्य नहीं होते, ये मानसिक हथियार होते हैं जो आपकी सोच को, आपकी पहचान को मिटाते हैं। कैसे काम करता है गैसलाइटिंग? आपकी भावनाओं को इनवैलिड करना, तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, सच को तोड़ मरोड़ के पेश करना। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। आपके ऊपर झूठ का आरोप लगाना, तुम तो हमेशा गलत समझते हो मुझे। आपकी याददाश्त पर शक जताना, तुम्हारी याददाश्त तो बड़ी कमजोर है। धीरे धीरे आप अपने ही दिमाग से डरने लगते हैं। क्यों करते हैं लोग गैसलाइटिंग? कंट्रोल, सामने वाले को मानसिक गुलाम बनाने के लिए। पावर, अपनी गलती छुपाने के लिए। डोमिनेंस, ताकि आप हमेशा सॉरी बोलते रहें। मैनिपुलेशन, क्योंकि जब आप खुद पर शक करोगे तब वो आपको जैसा चाहे ढाल सकेगा। गैसलाइटिंग सिर्फ रिश्तों में नहीं, बॉस, माता पिता, दोस्त, गुरु, कोई भी कर सकता है। इससे कैसे बचे? अपने अनुभव को सच मानो। अगर तुम्हें कुछ बुरा लगा है तो वो तुम्हारा सच है। डायरी लिखो, हर घटना को रिकॉर्ड करो ताकि कोई तुम्हारा दिमाग न मिटा सके। सीमा तय करो, जो तुम्हारी सच्चाई को नकारे वो तुम्हारा नहीं हो सकता। सहयोग लो, एक दोस्त, एक थेरेपिस्ट, कोई तो होना चाहिए जो तुम्हारा आईना साफ रखे। उसने मुझे बताया कि मैं पागल हूँ और मैं मान गया, लेकिन अब जब मैंने खुद को फिर से पाया है, मैं जानता हूँ सच हमेशा मेरे अंदर था, वो बस दबा दिया गया था। वो मुझसे ज्यादा उसके साथ हंसता है। क्या मैं अब पहले जैसी नहीं रही? क्यों हर बार वो मुझे जलाने के लिए किसी और का नाम लेता है? अगर आपके रिश्ते में तीसरा इंसान बार बार घुस रहा है, शायद ये कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि किसी ने ये मोहरे सोच समझकर बिछाए हैं। ये है ट्रायंगुलेशन, एक डार्क साइकोलॉजिकल ट्रिक जहां प्यार नहीं, सत्ता की भूख खेलती है। वो जो मुझसे प्यार करता था, किसी और के जिक्र में मुस्कुराता था, मेरे सामने बैठा था, वही इंसान जिसने मुझे जीवन साथी कहा था, लेकिन उसकी बातें किसी और के बारे में थी। नीहा तो बहुत समझदार है ना। श्रेया मुझसे कितना खुलकर बात करती है। ये बातें रोज की तरह शुरू होती और हर बार मेरे दिल में एक सुई सी चुभती। मैं सोचती रही, क्या मैं बोरिंग हो गई हूँ? और वहीं से ट्रायंगुलेशन शुरू हुआ। ट्रायंगुलेशन क्या है? ट्रायंगुलेशन एक मैनिपुलेटिव रणनीति है जिसमें कोई व्यक्ति तीन लोगों के बीच भावनाओं को तोड़ मरोड़ कर दबदबा बनाता है। यह एक मनोवैज्ञानिक जाल है जिसमें एक को जलाया जाता है, दूसरे को चढ़ाया जाता है और तीसरे खेलने वाले को पावर मिलती है। कैसे काम करता है ये खेल? स्टेप 1, आइडियलाइज दूसरा इंसान। तुम तो वैसी समझदार नहीं जैसे वो है। स्टेप 2, डिवैल्यू तुम्हें, तुम हर बात में शिकायत करती हो। स्टेप 3, कंट्रोल, तुम्हारे भावनात्मक रिएक्शन से तुम्हारा दर्द देखकर उन्हें मिलता है। वैलिडेशन, देखो मैं कितना जरूरी हूँ, ये मेरे लिए लड़ रहे हैं। इसका असर क्या होता है? आत्मसंदेह बढ़ता है, क्या मुझ में कुछ कमी है? तुलना का जहर दिल में भर जाता है। आप खुद को साबित करने की भीख मांगने लगते हैं और सबसे खतरनाक, आप खुद से नफरत करने लगते हैं। क्यों करते हैं लोग ट्रायंगुलेशन? अटेंशन चाहिए। जब आप दो लोगों को लड़वाते हैं, आप सेंटर में आ जाते हो। कंट्रोल चाहिए, जो ज्यादा झुकता है उसे अपने काबू में रखना आसान होता है। वैलिडेशन चाहिए, एक इंसान का प्यार कम है, उन्हें वर्शिप चाहिए। ईगो बूस्ट चाहिए, उन्हें ये जानकर मजा आता है कि दो लोग मेरे लिए लड़ रहे हैं। जब कोई करता है ट्रायंगुलेट, हर छोटी बात में किसी तीसरे का जिक्र, आपको बार बार कम आंकना और दूसरे को ऊंचा दिखाना। ध्यान बंटाने की कोशिश, आपकी तकलीफ को टालकर किसी और का एग्जाम्पल देना। इससे कैसे बचे? जैसे ही कोई आपको किसी से कंपेयर करे, बोलिए मैं कोई मुकाबला नहीं, इंसान हूँ। सीमाएं तय कीजिए। अगर हमारे रिश्ते में किसी तीसरे का नाम आता है तो फिर ये रिश्ता नहीं, ड्रामा है। इमोशनली स्टेबल रहिए। वो आपको प्रोवोक करना चाहता है, आप रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करिए। एग्जिट जब जरूरत हो। प्यार कभी प्रतियोगिता नहीं बनता। जहाँ कंपैरिजन है वहाँ इज्जत नहीं है। उसने मुझे उससे नहीं, खुद से लड़वा दिया, और जब मैं टूट गया तब भी वो मुस्कुराता रहा, क्योंकि उसे प्यार नहीं, पावर चाहिए थी, और मैंने अपनी आत्मा गिरवी रख दी थी उस जाल के लिए जिसे मैं रिश्ता समझ बैठा। उसने कुछ कहा नहीं, लेकिन मैं टूट गया। रात के 3 बजे थे। मैं मोबाइल स्क्रीन देख रहा था। नीला टिमटिमाता सीन का निशान और उसके बाद चुप्पी। ना जवाब, ना गुस्सा, ना प्यार, बस एक खामोश दीवार। मैंने कुछ गलती की थी क्या? क्या वो मुझसे नाराज है? क्या अब वो कभी बात नहीं करेगी? वो कुछ नहीं कह रही थी, लेकिन उसका साइलेंस मेरे अंदर चीख चीख कर मुझे सजा दे रहा था। साइलेंट ट्रीटमेंट क्या है? साइलेंट ट्रीटमेंट एक मनोवैज्ञानिक हथियार है जहाँ किसी को भावनात्मक तौर पर दंडित करने के लिए चुप्पी को जहर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ये ऐसा हथियार है जिसमें खून नहीं बहता, लेकिन आत्मा लहूलुहान हो जाती है। कैसे दिया जाता है ये साइलेंस? आपकी गलती बताई नहीं जाती, लेकिन बात बंद, कॉल्स, मैसेज सब अनदेखा। आपकी मौजूदगी का कोई जवाब नहीं, आप इनविजिबल बना दिए जाते हैं। ये कोई ब्रेक नहीं होता, ये पनिशमेंट होता है ताकि आप टूटें और झुकें। मनोवैज्ञानिक असर, कंफ्यूजन। मैंने क्या किया? सेल्फ ब्लेम, मुझ में ही कुछ गड़बड़ है। एंग्जाइटी, हर मिनट इंतजार करना कि अब जवाब मिलेगा। डिपेंडेंसी, आप उस इंसान की वैलिडेशन के गुलाम बन जाते हो। वो आपको तड़पाता है ताकि आप कंट्रोल में आ जाओ। साइलेंट ट्रीटमेंट का मकसद क्या होता है? पावर शिफ्ट करना, सामने वाले को ऐसा फील कराना कि उसकी कोई औकात नहीं। इमोशनल कंट्रोल, जब सामने वाला डर से ही सब करने लगे जो तुम चाहो।
पनिशमेंट देना बिना कुछ कहे उसे सजा दो ताकि अगली बार डर बना रहे। अवॉइडिंग अकाउंटेबिलिटी, बहस मत करो, बस चुप रहो और मैनिपुलेट करो। हर छोटी बात पर बातचीत बंद कर देना, जवाब न देना और बाद में प्रिटेंड करना कुछ हुआ ही नहीं, आपको ब्लेम करना, तुम्हारी वजह से मुझे चुप रहना पड़ा। इससे कैसे निपटे? रियलिटी चेक लो, क्या ये साइलेंस गलत के लिए है या मैनिपुलेशन के लिए? लिमिट तय करो। अगर कोई बार बार खामोशी से सजा दे रहा है तो वो प्यार नहीं कर रहा, कंट्रोल कर रहा है। बात करने की कोशिश एक बार करो, बार बार नहीं। जो चुप्पी को हथियार बनाए उसे जवाब नहीं, सीमा दो। खुद से सवाल करो, क्या मैं सिर्फ इस इंसान की अटेंशन का गुलाम बन गया हूँ? उसने कहा कुछ नहीं और मैं हर दिन खुद से माफी मांगता रहा। उसकी चुप्पी ने मेरे भीतर आवाजें मार दी और तब जाकर समझ आया, प्यार वो नहीं जो बोलता है, सच्चा जहर तो वो होता है जो चुप रहता है और फिर भी तुम्हें अंदर से खा जाता है। तुम्हें न लाल रंग की साड़ी में देखना है। अपनी शादी वाले दिन हमारी बेटी का नाम सिया होगा। 3 साल बाद हम हिल स्टेशन पर एक छोटा सा कैफे खोलेंगे। वो हर दिन मेरे साथ एक नया सपना बुनता था और मैं उन सपनों के धागों में अपने होश, अपनी उम्मीदें, अपनी पूरी जिंदगी बुनने लगी। पर एक दिन वो चला गया, न वादे निभाए, न अलविदा कहा, बस मेरी कल्पनाओं को अनाथ छोड़ गया। अब समझ आया वो मुझे प्यार नहीं कर रहा था, वो सिर्फ फ्यूचर फेकिंग कर रहा था। फ्यूचर फेकिंग क्या है? फ्यूचर फेकिंग एक डार्क मनोवैज्ञानिक चाल है जहां इंसान झूठे भविष्य के सपने दिखाकर आपसे भरोसा, वफादारी और नियंत्रण हासिल करता है बिना ये इरादा रखे कि वो वादे कभी निभाएगा। ये इमोशनल फ्रॉड है जहां नकली सपना दिखाकर असली दिल तोड़ा जाता है। कैसे करता है काम ये जाल? फेज 1, फैंटेसी इंजेक्शन। हम दोनों की जिंदगी कितनी खूबसूरत होगी ना। वो ऐसे प्लान करता है जैसे शादी कल ही होने वाली हो। फेज 2, इमोशनल हुकिंग। आप इमोशनली इन्वेस्टेड हो जाते हैं, अब तो मेरा फ्यूचर उसी के साथ है। फेज 3, कंट्रोल एंड कंप्लायंस। अब वो जो कहे आप करने लगते हो क्योंकि आप उस भविष्य को खोना नहीं चाहते। फेज 4, वैनिशिंग एक्ट। एक दिन सब खामोश, वो गायब और सारे सपने राख। फ्यूचर फेकिंग क्यों किया जाता है? कंट्रोल पाने के लिए। जब कोई जानता है कि भविष्य दिखाकर तुम आज झुक जाओगे। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए बिना कमिटमेंट दिए भावनाएं, अटेंशन और सेक्स मिल जाए। अवॉइडिंग अकाउंटेबिलिटी। हर टफ कॉन्वर्सेशन को टालने का तरीका, हम बाद में सब सेट कर लेंगे। नार्सिसिस्टिक सप्लाई। उन्हें अच्छा लगता है जब कोई उनकी बातों पर आंख मूंद कर भरोसा करे। ये संकेत फ्यूचर फेकिंग के हैं। बहुत जल्दी हमारा फ्यूचर की बातें शुरू कर देना, बिना किसी ठोस कदम के सिर्फ बातें करना, हर बार वादों को आगे टाल देना। जब भी जवाब मांगो नाराज हो जाना या गिल्ट दिलाना। इससे कैसे बचे? वादे नहीं, पैटर्न देखो। वो कहता क्या है से ज्यादा वो करता क्या है देखो। टाइमलाइन मांगना सीखो। कब का जवाब अगर वेग हो तो समझ जाओ धोखा है। इमोशनल बाउंड्रीज रखो। कोई भी इंसान सपने बेचकर आपको कंट्रोल नहीं कर सकता। प्रूफ मांगने में शर्म मत करो। अगर वो वादा करता है तो उसका एक्शन कहाँ है? उसने मुझे हर दिन एक नई कहानी सुनाई और मैं हर रात उसे अपनी किस्मत मानकर सो गई। पर एक दिन जब वो गया तो समझ आया वो मेरी जिंदगी में था ही नहीं, सिर्फ मेरी कल्पना में था, क्योंकि उसने मेरा भविष्य चुराकर अपने आज का खेल खेला था। तुम भी वही सोचते हो? ओह माय गॉड, सेम पिंच। पहली मुलाकात में ही उसने कहा तुमको भी बारिश पसंद है? OMG, सेम हियर। तुमको किताबें अच्छी लगती हैं? मैं भी हर रोज पढ़ता हूँ। तुमको लोगों से दूर रहना अच्छा लगता है? अरे मैं भी तो इंट्रोवर्ट हूँ। कुछ ही दिनों में वो मुंह जैसा हो गया। मेरी पसंद, मेरी आदतें, मेरा मिजाज, सब कुछ जैसे वो मिरर में देखकर सीख रहा हो। मुझे लगा फाइनली कोई मुझे समझता है, पर असल में वो मुझे समझ नहीं रहा था। वो मुझ में घुस रहा था ताकि मुझे ही मुझसे अलग कर सके। मिररिंग क्या है? मिररिंग एक डार्क साइकोलॉजिकल ट्रिक है जहाँ कोई इंसान जानबूझकर आपके हाव भाव, सोच, भाषा, पसंद नापसंद को कॉपी करता है ताकि आप उसके साथ इंस्टेंट कनेक्शन महसूस करें। असली इरादा आपको ऐसा लगाना कि वो तुम्हारी रूह का जोड़ा है, जबकि असल में वो तुम्हारा रिफ्लेक्शन बनकर आपकी रक्षा प्रणाली को बाईपास कर रहा है। कैसे काम करता है मिररिंग? रैपिड बॉन्डिंग। वो हर वो बात करता है जो आप सुनना चाहते हो। आपका पेन, आपकी बातें, वो सब समझता है। फॉल्स कंपैटिबिलिटी। हम दोनों इतने अलाइक हैं, ये इल्यूजन बन जाता है। ट्रस्ट पेनिट्रेशन। जब आपको लगे कोई आपको पूरी तरह समझता है तब आप अपना डिफेंस छोड़ देते हो। इमोशनल हाईजैक। अब आप उस पर इतना भरोसा करने लगते हो कि वो आपको तोड़ भी दे तो भी आप उसे ब्लेम नहीं कर पाते। साइकोपैथ्स क्यों करते हैं मिररिंग? इंस्टेंट अटैचमेंट बिल्ड करना। जब आप कहो दिस पर्सन गेट्स मी, ट्रस्ट हैक करना, एम्पैथी का इल्यूजन पैदा करना ताकि आप उन्हें सब बता दो। कंट्रोल हासिल करना। जब उन्हें पता होता है कि आप क्या चाहते हो तो वो आपको एग्जैक्टली वही दे सकते हैं टेम्पोरेरीली। आइडेंटिटी ड्रेन करना। आपकी आइडेंटिटी चुराकर वो आपकी वीकनेसेस को आपको ही नहीं दूसरों के सामने भी एक्सपोज कर सकते हैं। जब मिररिंग असली नहीं होती, कोई आपको बहुत जल्दी सोलमेट कहने लगे, हर बात पर सेम हियर,
कि बाढ़ हो जाए, उन्हें अपने पास्ट या फीलिंग्स के बारे में बात करने में डर लगे, लेकिन आपके बारे में सब जानना चाहें, आपकी बाउंड्रीज पर साइलेंट मिमिक्री हो, वो हर चीज उसी अंदाज में करते हो जैसे आप। बचाव कैसे करें? स्लो डाउन द बॉन्डिंग, इंस्टेंट कनेक्शन हमेशा सस्पेक्ट होता है। डीप क्वेश्चंस पूछो, तुम खुद के बारे में क्या नहीं पसंद करते? अगर उनके जवाब परफेक्ट हैं, वो रिहर्स किए हो सकते हैं। ऑब्जर्व, रिएक्ट मत करो, उन्हें जवाब देने की जल्दी मत करो, शांत रहकर उनकी कंसिस्टेंसी को देखो। चेक फॉर डेप्थ, क्या वो अपनी असल राय रखते हैं या सिर्फ आपकी बातों से सहमति जताते हैं? वो हर बात पर मेरी तरह हंसता था, मेरी तरह सोचता था, मुझे ऐसा लगता था मैं उसे खुद से ज्यादा जानती हूँ, लेकिन जब वो गया तो मेरे अंदर एक डर छोड़ गया कि मैं जिस परछाई को अपना समझ रही थी वो मेरी पहचान चुराने आया था। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, उसने मुझे धोखा दिया। और फिर बोला, अगर तुम मुझे समझते तो शायद ऐसा कभी नहीं होता। उसने मेरी भावनाओं से खेला और फिर कहा, तुमने ही तो मुझे ऐसा बनने पर मजबूर किया। हर जख्म जो उसने दिया उसका इल्जाम भी उसी ने मुझ पर डाल दिया। तुम्हारे बर्ताव की वजह से मैं ऐसा बना। अगर तुम बेहतर होते तो मुझे झूठ नहीं बोलना पड़ता। मैंने कुछ गलत नहीं किया, तुमने मुझे किया, और मैं खुद को ही दोषी मानने लगा अपने ही दर्द के लिए। ब्लेम शिफ्टिंग क्या है? ब्लेम शिफ्टिंग एक डार्क मनोवैज्ञानिक रणनीति है जहां कोई इंसान अपनी गलती, दोष या गुनाह की जिम्मेदारी दूसरे पर डाल देता है ताकि वो गिल्ट, अकाउंटेबिलिटी और कॉन्सिक्वेंसेस से बच सके। ये इंसानी रूप में छुपा हुआ धुआं है जो पहले तुम्हें जलाता है, फिर कहता है तुमने आग लगाई। कैसे करता है काम ब्लेम शिफ्टिंग? इमोशनल कंफ्यूजन क्रिएट करना। सामने वाला आपको मैनिपुलेट करता है कि मैंने तो कुछ नहीं किया, सब तुम्हारा रिएक्शन था। रिवर्स विक्टिम एंड ऑफेंडर, गुनहगार खुद को पीड़ित दिखाता है और आपको दोषी बनाता है। गिल्ट बेस्ड कंट्रोल, जब आप गिल्ट महसूस करते हो तो आप माफी मांगते हो, जबकि माफी मांगनी उन्हें चाहिए थी। रेपिटेशन लूप, बार बार ब्लेम शिफ्टिंग होने से आप खुद को ही क्वेश्चन करने लगते हैं, क्या सच में मेरी ही गलती थी? ब्लेम शिफ्टिंग क्यों करते हैं लोग? अकाउंटेबिलिटी से बचने के लिए, मुझे दोष मत दो, तुम्हारे कारण हुआ सब कुछ। गिल्ट ट्रांसफर करने के लिए ताकि आप अपोलोजेटिक बनो और वो कंट्रोलिंग। पावर मेंटेन करने के लिए, जब आप अपने ऊपर ही शक करने लगते हो तो वो आपको आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। इमेज मैनेजमेंट, ताकि बाहर की दुनिया में वो पीड़ित दिखें और आप टॉक्सिक। जब कोई ब्लेम शिफ्टिंग कर रहा हो, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुमने मुझे इग्नोर किया, अगर तुम परफेक्ट होते तो मैं ऐसा न करता। हर गलती पर वो खुद को क्लीन और आपको कॉज बता दे। माफी मांगने के बजाय गिल्ट ट्रिप करना। बचाव कैसे करें? रियलिटी चेक रखो, क्या वास्तव में गलती तुम्हारी थी या बस गिल्ट का इल्यूजन डाला गया? पैटर्न पहचानो, क्या हर बार दोष तुम पर ही आता है? होल्ड देम अकाउंटेबल, उनसे पूछो, क्या तुम अपने एक्शंस के लिए जिम्मेदारी लेते हो? थेरेपी या थर्ड पर्सपेक्टिव, कभी कभी बाहर से देखने वाला सच बेहतर दिखा सकता है। उसने मेरा दिल तोड़ा और कहा तुम्हारे प्यार की कमी थी। उसने मुझे झूठ बोला और कहा तुम्हारे सवालों ने मुझे मजबूर किया। उसने मेरी आत्मा को जला दिया और कहा तुम्ही ने आग लगाई थी। पर आज मैं आईना देखता हूँ और कहता हूँ मेरी गलती नहीं थी, बस मैं उस झूठ की सलीब ढो रहा था जो उसने मुझ पर लादी थी। मैं बहुत टूटा हुआ हूँ, उसने धीरे से कहा, मुझसे मत छीनो, मैं पहले ही बहुत टूटा हुआ हूँ। प्यार तो सबने किया, किसी ने मुझे समझा नहीं। मेरे पापा अब्यूसिव थे, माँ ने छोड़ा और अब तुम भी। उसकी आवाज कांप रही थी, आंखें नम थीं, चेहरा मासूम, ऐसा कि कोई भी पिघल जाए। मैंने अपने सारे गुस्से छोड़ दिए। सोचा ये इंसान जख्मी है, इसे प्यार चाहिए, दवा नहीं सजा। पर जो मुझे नहीं पता था वो ये कि ये जख्म उसका हथियार था। उसने अपनी टूटन का इस्तेमाल किया मुझे तोड़ने के लिए। फेक वल्नरेबिलिटी क्या है? फेक वल्नरेबिलिटी एक डार्क मनोवैज्ञानिक चाल है जहां कोई इंसान झूठा दर्द दिखाकर, फर्जी आंसुओं और कहानी से सजी हुई कमजोरी से आपका सिंपैथी, भरोसा और कंट्रोल हथिया लेता है। वो कहते हैं मैं टूटा हुआ हूँ, पर असल में तुम्हें तोड़ने की पूरी तैयारी कर चुका होता है। कैसे काम करता है फेक वल्नरेबिलिटी? इमोशनल हुक, आप सोचते हो मैं इसे छोड़ नहीं सकता, ये पहले ही टूटा है। डिफेंसिव शटडाउन, आप उससे सवाल नहीं कर पाते क्योंकि वो ऑलरेडी सफरिंग में दिखता है। गिल्ट इंडक्शन, अगर आप उसे कन्फ्रंट करो तो वो बोलेगा तुम भी मेरी तकलीफ को इग्नोर कर रहे हो। सिंपैथी एज मैनिपुलेशन टूल, सिंपैथी लेके वो अकाउंटेबिलिटी से भागता है। साइकोपैथ्स फेक वल्नरेबिलिटी क्यों करते हैं? ट्रस्ट हैक करना, कमजोर दिखो, ताकतवर बनो। गिल्ट कंट्रोल, आप कभी उन्हें हर्ट नहीं करना चाहोगे क्योंकि वो पहले ही टूटे हुए हैं। अकाउंटेबिलिटी एस्केप, हर गलती पर रेडी एक्सक्यूज, मैं मानसिक रूप से अनस्टेबल हूँ। एम्पैथ ट्रैप, एम्पैथ्स को अट्रैक्ट करके उन्हें एक्सप्लॉइट करना। कब समझो कि वल्नरेबिलिटी नकली है? उनकी हर कहानी में वो विक्टिम होते हैं, कभी गलती करने वाले नहीं। जब भी आप उनसे कोई जवाबदारी मांगते हो वो इमोशनल ब्रेकडाउन दिखाते हैं। वल्नरेबिलिटी सिलेक्टिवली यूज होती है जब भी वो कॉर्नर्ड होते हैं। उनकी कहानियां हमेशा ड्रामेटिक होती हैं, डिटेल्स में इनकंसिस्टेंसी होती है। बचाव कैसे करें? कंसिस्टेंसी चेक करो, क्या उनका दर्द सिर्फ कन्वीनियंट मोमेंट्स पर एक्टिवेट होता है? बाउंड्रीज बनाए रखो, सच्ची वल्नरेबिलिटी आपकी लिमिट्स को नहीं लांघती, नकली वाली हमेशा गिल्ट ट्रिप करती है। लुक फॉर पैटर्न नॉट पेन, हर इंसान का पास्ट होता है, पर क्या वो अपने पास्ट को टूल बना रहा है? एम्पैथी में सेल्फ रिस्पेक्ट न खो, प्यार करना बुरा नहीं, पर अपने आप को खो देना प्यार नहीं, शिकार बनना है। वो टूटा हुआ दिखता था, इसलिए मैं उसके टुकड़े जोड़ने में खुद को भूल गई, पर जो मैंने नहीं देखा वो ये था कि उसके आंसू नकली थे और मेरे जख्म असली। वो सिर्फ इतना चाहता था कि मैं उसकी टूटी हुई कहानी का किरदार बन जाऊं ताकि वो मुझे भी अपनी तरह अधूरा छोड़ सके।
कभी वो बहुत अपना लगता था और कभी बिल्कुल अजनबी। एक दिन वो इतना प्यार करता था कि मैं उसकी बाहों में दुनिया भूल जाती थी और अगले दिन उसकी नजरों में मैं कोई अजनबी थी, बिना वजह, बिना चेतावनी। कभी वो मुझे आसमान तक पहुंचा देता, कभी जमीन पर पटक देता, पता नहीं चलता था आज इश्क मिलेगा या इग्नोर। और यही अनिश्चितता मुझे और भी गहराई से उसमें डुबोती गई, क्योंकि जो हर बार प्यार करता है उसकी आदत लगती है, पर जो कभी कभी प्यार करता है उसकी लत लगती है। इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट क्या है? ये एक मनोवैज्ञानिक तकनीक है जहां इंसान कभी आपको प्यार, तारीफ और ध्यान देता है और कभी अचानक कोल्ड, दूर और क्रूल हो जाता है। ये इमोशनल लॉटरी है। आप जानते हैं कि कभी कभी जैकपॉट मिलेगा, इसलिए हर दिन आप उसी उम्मीद में लगे रहते हैं। ये एक टेक्निक है जो कैसीनोज में स्लॉट मशीन्स में इस्तेमाल होती है, पर यहाँ गेम आपका दिल है। कैसे काम करता है इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट? रैंडम रिवॉर्ड्स। कभी वो आपको इतना प्यार देगा कि आप उड़ जाओ और फिर हफ्तों तक गायब हो जाएगा बिना एक्सप्लेनेशन। इमोशनल डिपेंडेंसी क्रिएट करना आप सोचते हो शायद अगली बार वो फिर से वैसे ही प्यार करेगा। कंफ्यूजन एज अ हुक। दिमाग जब पैटर्न नहीं समझ पाता तो ऑब्सेशन पैदा होता है। होप साइकिल। हर बार जब आप छोड़ना चाहते हो वो अचानक दोबारा स्वीट बन जाता है और आप वापस फंस जाते हो। साइकोपैथ्स क्यों करते हैं ऐसा? कंट्रोल बनाए रखने के लिए जितना अनप्रेडिक्टेबल कनेक्शन होगा उतना ज्यादा आप इमोशनली उन पर डिपेंड करते हो। ईगो बूस्ट के लिए जब आप उन्हें बार बार चेस करते हो उनका पावर ट्रिप पूरा होता है। अवॉइड अकाउंटेबिलिटी। मैंने तो कभी वादा नहीं किया कहकर वो कभी कमिटेड नहीं होते पर आपको एडिक्टेड बना देते हैं। कंफ्यूज एंड कंडीशन। यह कंडीशनिंग टेक्निक है। जैसा पावलोव ने कुत्तों के साथ किया वैसा ये आपके दिमाग के साथ करते हैं। इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट की पहचान कैसे करें? कभी इंटेंस अटेंशन, कभी टोटल साइलेंस। एक्सक्यूजेस जैसे आई वॉज बिजी हर बार आते हैं। आप कॉन्स्टेंट एंग्जाइटी में रहते हैं कि अगला दिन कैसा होगा। आप खुद को ब्लेम करने लगते हैं, शायद मैंने कुछ गलत किया। लीविंग फील्स इम्पॉसिबल बिकॉज व्हाट इफ टुमारो इज गुड। बचाव कैसे करें? पैटर्न रिकॉग्नाइज करो। यह प्यार नहीं, एक पैटर्न है जो एडिक्टिव है। बाउंड्रीज तय करो। अगर तुम डिसअपीयर होते हो मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करूंगी। अपने सेल्फ वर्थ को याद रखो। आप कोई स्लॉट मशीन नहीं हो जहां कोई भी कॉइन डालकर आपकी भावना जीत ले। कट द कोड। जितनी बार आप नेक्स्ट टाइम बेटर होगा सोचते हो उतनी बार खुद को लूटने देते हो। वो मुझे हर बार प्यार और दूरी की खुराक देता रहा और मैं समझता रहा कि यही इश्क है, पर आज समझ में आया कभी कभी मिलने वाला प्यार सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि वो तुम्हें ना पूरी तरह जीने देता है और ना पूरी तरह मरने। मैंने कुछ गलत नहीं किया था, फिर भी मैं खुद से शर्मिंदा हो गई थी। वो मुझ पर चिल्ला रहा था, कह रहा था कि तुम मुझ पर शक करती हो, तुम इमोशनली अनस्टेबल हो, तुम टॉक्सिक हो। और मैं अपने आंसू छुपाकर सोच रही थी, क्या मैं सच में ऐसी हूँ? शायद मैं ही ज्यादा एक्सपेक्ट करती हूँ, हो सकता है मैं ही ज्यादा सेंसिटिव हूँ। पर जो मुझे तब समझ नहीं आया वो ये कि वो मुझ पर नहीं चिल्ला रहा था, वो खुद से भाग रहा था। चालाक और खतरनाक मानसिक चाल है जहाँ कोई इंसान अपने गुनाह, डर, शर्म और कमजोरी को तुम पर थोप देता है। वो चीट करता है और कहता है कि तुम फ्लर्टी हो। वो मैनिपुलेटिवली बिहेव करता है और कहता है कि तुम कंट्रोलिंग हो। वो इनसिक्योर होता है और कहता है कि तुम पॉसेसिव हो। ये साइकोलॉजिकल मिरर नहीं है, ये स्मोक है जिसमें तुम्हारा रिफ्लेक्शन नहीं उसका अपराध दिखता है। कैसे काम करता है प्रोजेक्शन? गिल्ट डंपिंग। खुद के एक्शंस का गिल्ट उनसे सहन नहीं होता तो उसे तुम्हारे सिर मर देते हैं। डिफ्लेक्शन फ्रॉम अकाउंटेबिलिटी। जब वो गलती में होते हैं तो तुम पर आरोप लगाकर स्पॉटलाइट बदल देते हैं। मैनिपुलेट योर सेल्फ इमेज। बार बार सुनकर तुम खुद को वैसा मानने लगते हो। कंट्रोल थ्रू शेम। जब आप खुद पर शक करने लगो तो आप प्रोटेस्ट करना छोड़ देते हो। साइकोपैथ्स क्यों करते हैं प्रोजेक्शन? अपने इमेज को बचाने के लिए वो परफेक्ट बनकर दिखना चाहते हैं, इसलिए अपने फ्लॉज तुम पर डाल देते हैं। अकाउंटेबिलिटी से भागने के लिए मैंने कुछ नहीं किया कहना आसान होता है जब तुम पर उंगली उठाई जा चुकी हो। कंट्रोल एंड कंफ्यूजन के लिए जब विक्टिम को ही दोषी बना दो तो वो अपने हक की आवाज खो देता है। गिल्ट ट्रांसफर करने के लिए उन्हें खुद से नफरत होती है तो वो नफरत तुम्हें दे देते हैं, तोहफे की तरह, जहर वाला। प्रोजेक्शन की पहचान कैसे करें? जब भी आप उन पर सवाल करो वो कॉन्वर्सेशन तुम पर शिफ्ट कर देते हैं। आप गलती महसूस करते हो बिना कोई गलती किए। वो हर बार कहते हैं तुम ओवर रिएक्ट करती हो, तुम टॉक्सिक हो, तुम नीडी हो, पर उनका खुद का बिहेवियर टॉक्सिक होता है। आप खुद पर विश्वास खोने लगते हैं। बचाव कैसे करें? रियलिटी चेक करो। हर एक्यूजेशन को खुद से मत जोड़ो। सोचो क्या ये सच में मेरा बिहेवियर है? पैटर्न पहचानो। अगर हर लड़ाई में तुम ही दोषी बनते हो तो शायद तुम नहीं, वो प्रोजेक्टर है। थेरेपी या जर्नलिंग से सेल्फ इमेज रिस्टोर करो ताकि उनका झूठ तुम्हारा सच ना बन जाए। बाउंड्रीज रखो। मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ अपने एक्शंस के लिए, तुम्हारे लिए नहीं, ये कहना सीखो। उसने मुझ पर अपनी गंदगी फेंकी और कहा साफ करो, तुम्हारी ही है। और मैं इतनी उलझन में थी कि अपनी रूह पर लगी धूल को वाकई अपना पाप समझ बैठी थी। पर अब समझ आया वो आईना नहीं था, एक पर्दा था जिसमें मैं नहीं सिर्फ उसकी सच्चाई छुपी थी।